हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं फटाफट से। देखो, पहली चीज़ विदेशी मुद्रा की मांग यानी जो विदेशी विनिमय होता है उसकी मांग और विनिमय दर में यानी जो उसके जो रेट्स होते हैं उसमें कौन सा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध। ये आपको याद रखना पड़ेगा। विपरीत बोल सकते हो आप, विलोम बोल सकते हो आप, ऋणात्मक बोल सकते हो, अप्रत्यक्ष बोल सकते हो। यानी जो संबंध होता है वो आपका कौन सा होता है? विपरीत मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में कौन सा संबंध है? यहाँ पे विपरीत संबंध पाया जाता है। डन हो गया। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि विदेशी विनिमय की मांग, विनिमय दर यानी आर, ठीक है, और विदेशी विनिमय की मांग, ठीक है, विदेशी विनिमय की मांग यानी दर और जो मांग होती है, जो डिमांड होती है विदेशी विनिमय की, जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की, अगर रेट बढ़ा तो डिमांड कम, रेट कम तो डिमांड ज्यादा। यानी कौन सा संबंध है ये? विलोम संबंध, यानी उल्टा संबंध यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? उल्टा संबंध पाया जाता है। यानी जब आपकी दर बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब दर कम होती है तो मांग ज्यादा होती है। तो कौन संबंध हो गया यहाँ पे? ऋणात्मक संबंध। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी बना लेना उसके नीचे। ठीक है ना, जो मैंने अभी बनाया है ये, इसको बना देना ठीक इसके नीचे। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ विदेशी मुद्रा की पूर्ति, यानी जो विदेशी विनिमय होता है, ठीक है, विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका मतलब वहां पे आप क्या करोगे? यहाँ पे सप्लाई कर दोगे, बस क्या कर दोगे? सप्लाई कर दोगे एस। ठीक है ना, यानी ये पूर्ति की बात कर रहा है। अब दर बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगी, दर कम होगा तो पूर्ति भी क्या होगा? कम होगा। तो कौन सा संबंध है? ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये घट रहा है। कौन सा संबंध है? आपका धनात्मक संबंध है। कौन सा? धनात्मक संबंध। तो ये दोनों समझ में आ गया आपको। तो मांग वाला बनाना है इसके नीचे, और पूर्ति वाला जो ये वाला है ये बनाना है इसके नीचे। क्लियर हो गया। तो पेपर में आएगा कि विनिमय दर और मांग में कैसा संबंध है, तो विलोम। विनिमय दर और पूर्ति में कैसा संबंध है? विनिमय दर और विनिमय की जो पूर्ति है, ठीक है, उसमें कैसा संबंध है? उसमें संबंध है आपका धनात्मक। क्लियर हो गया। मगर अब पता है संतुलन वाला टॉपिक तो आपका आ नहीं रहा है। अगर संतुलन के अकॉर्डिंग अगर इसको देखते हैं ना तो ठीक उल्टा होता है। यानी संतुलन की अवस्था में, खाली आपको नॉलेज के लिए थोड़ा समझा देता हूं, है नहीं वैसे कोर्स में। ठीक है, संतुलन की अवस्था में जहां पे मांग में विलोम संबंध है, यहाँ धनात्मक संबंध हो जाता है, और जहां पूर्ति में धनात्मक संबंध है वहां ऋणात्मक संबंध हो जाता है। यानी संतुलन की अगर अवस्था में पूछेगा, संतुलन वर्ड लगा के बोलेगा, तो मांग और दर में आपको धनात्मक दिखेगा और पूर्ति और दर में ऋणात्मक दिखेगा। क्लियर है। और नॉर्मल के बिना संतुलन के तो भाई ये रहा, देखो जब अगर बिना संतुलन के बोलेगा तो मैंने आपको बता दिया, मांग और दर में ऋणात्मक यानी विलोम, और पूर्ति और दर में, विनिमय दर में धनात्मक संबंध। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगला पॉइंट हमारा प्रबंधित तरणशीलता। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। तो प्रबंधित में लिखा हुआ है कि प्रबंधित तरणशीलता विनिमय दर की या तरणशील विनिमय दर की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी तरणशीलता को प्रभावित करने के लिए या तरणशीलता को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप कर देता है, यानी बीच में आ जाता है। यानी केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है? तरणशीलता को प्रभावित करना हो या उसको प्रबंधित करना हो तो बीच में आ जाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गंदी तरणशीलता भी कहते हैं, यानी डर्टी फ्लोटिंग। क्या कहते हैं? डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसके जो विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार, यानी कुछ रूल्स होते हैं, उस कुछ रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग समायोजन की क्या देता है? अनुमति दे देता है। समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी कुछ ऊपर नीचे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही कर दी जाती है, यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट है उसमें पहले ही इन नियमों के बारे में बता दिया जाएगा। परंतु जब नियम और अधिनियम, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उनकी परवाह किए बिना प्रबंधित तरणशीलता को लागू किया जाता है तो तभी इसे गंदी तरणशीलता बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गंदी तरणशीलता बोल देते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिपीट कर लेते हैं। विनिमय जो दर, जो विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी जो विनिमय दर है हमारा, विदेशी विनिमय की मांग और विनिमय दर में विलोम संबंध है। विदेशी विनिमय की पूर्ति और विनिमय दर में धनात्मक संबंध है। बट अगर संतुलन की अवस्था बोलेगा तो जहां विलोम पड़ा है, नहीं ऋणात्मक पड़ा, वहां धनात्मक हो जाएगा, जहां धनात्मक है वहां ऋणात्मक संबंध हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। प्रबंधित क्या होता है? मैंने कहा प्रबंधित तरणशीलता वो तरणशीलता है जिसमें
क्या होता है, केंद्रीय बैंक कभी कभी तरणशीलता को प्रभावित करने के लिए या प्रबंधित करने के लिए बीच में आ जाता है, इसलिए इसको गंदे तरणशीलता भी कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार आपको एडजस्टमेंट करने की अनुमति दी जा रही है, मगर जो नियम है और अधिनियम है इनकी पहले ही घोषणा कर दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, और अगर आपने एडजस्टमेंट तो किया मगर नियम और अधिनियम की परवाह नहीं की, आपने उनको अनदेखा कर दिया, तो जो निकल के आता है उसे गंदे तरणशीलता बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल खत्म के कगार पे हो चुका है, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या अंतर होता है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। हम देखो फॉरवर्ड मार्केट यानी वायदा बाजार और जो तत्कालीन बाजार जो होता है स्पॉट मार्केट, हम ये सब नहीं करेंगे, मैंने आपको चालू बाजार है ना, साथ साथ हम संतुलन वाली बातें नहीं कर रहे हैं, बस ये एक डिफरेंस आपको पढ़ना है। एक डिफरेंस अभी और करवा देता हूँ, वो कर लो, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बजट करेंगे और बजट खत्म करके यानी एक तरह से पूरा ये जो मैक्रो था ना ये खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर? चलो, अवमूल्यन और मूल्यह्रास, पहली बात दोनों को मतलब समझना, दोनों से ही आपकी जो वैल्यू है ना, घरेलू मुद्रा की वैल्यू जो है वो गिरेगी, दोनों से ही वैल्यू गिरेगी। बात समझ में आ गया? यानी ये वो दोनों केस है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास, जिससे आपकी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब बात यह है कि जो इसकी जब वैल्यू डाउन होगी तो अवमूल्यन वह प्रक्रिया है, अवमूल्यन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार जानबूझकर खुद से घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या कर देती है, कम कर देती है। बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं, यानी पहला वाला केस वो केस है जिसमें वैल्यू गिर रही है मगर कौन गिरा रहा है, सरकार गिरा रही है, जानबूझ के गिरा रही है। मूल्यह्रास, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, बिना सरकारी हस्तक्षेप के ही वैल्यू गिरेगी। कैसे गिरेगी? मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, यानी डिमांड और सप्लाई प्रेशर से खुद ही वैल्यू गिर जाएगी, तो वो है मूल्यह्रास, ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है ना, प्लीज ध्यान से समझना। पहले वाले में सरकार खुद से वैल्यू गिरा रही है, दूसरे में मैंने बोला सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है ना, यानी खुद ही कम हो जाएगी, जिसको हम मूल्यह्रास बोलेंगे। अब जहां पे सरकार आती है वो कौन सी प्रणाली होती है, स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। बट ये वाला ये आपको नम्य लोचशील, क्योंकि मांग और पूर्ति की बात इसी के अंदर हुई थी, तो नम्य और लोचशील प्रणाली के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाने के लिए जानबूझकर किया गया, सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया फैसला है जो निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को घटाने के लिए जानबूझ के किया जाता है। बट ये जानबूझ के नहीं हो रहा, ये भी निर्यात बढ़ेगा, इसमें भी आयात घटेगा, बट ये जानबूझ के नहीं, खुद से हो जाता है। क्या होता है? खुद से हो जाता है। आगे, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में, प्रतिकूल एक होता अनुकूल, एक होता प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल मतलब एडवर्स इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये एडवर्स वाले यानी जो विपरीत हालात जब होते हैं तो देश क्या करता है, अवमूल्यन हो जाता है, यानी देश में मुद्रा का अवमूल्यन विपरीत हालातों में देखने को मिलता है। तो प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जबकि जब मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से, यानी जो डिमांड है, ठीक है, उसकी पूर्ति से क्या हो जा रही है, कम हो रही है। इसका मतलब मुंह देखो, सप्लाई की तरफ खोला है मैंने, तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगी, मैंने कहा था जैसे मान के चलो ये 100 मेरे पे मार्कर रखे हुए हैं और खरीदने वाले सिर्फ 2 आते हैं, तो भाई साहब 25 वाला मार्कर भी ना मैं उसको 15 में भी दे दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा माल है यार, क्या करूंगा इस माल का, बेचना तो पड़ेगा। तो ये वो स्थिति है जब सप्लाई ज्यादा हो रही है और मांग क्या हो रही है, कम, तो इसमें रेट गिर जाते हैं, तो मूल्यह्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वह मूल्यह्रास की स्थिति कहलाती है, या इससे मूल्यह्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोनों ही केस में घरेलू मुद्रा की वैल्यू गिरेगी और विदेशी मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ये स्थिर वाले में होता है, ये लोचशील वाले में होता है, ये जानबूझ के सरकार द्वारा होता है, सरकार के द्वारा नहीं होता है, ये मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो, मेरे हिसाब से ये डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। जल्दी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, जितनी जल्दी हो सके। तो बच्चे देखो आगे देखो, लास्ट डिफरेंस और चैप्टर खत्म। घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि यानी एप्रिसिएशन, देखो वर्ड क्या लिखा है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रही है, ठीक है ना, और दूसरे में हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है वो घट रही है, मूल्यह्रास। क्लियर है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो पहली बात, यह विनिमय दर में गिरावट की स्थिति है, यानी इससे जो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो आपका गिरता है,
ठीक है, जबकि ये विनिमय दर की अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो गिरता है इसमें, और इसमें क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट इसमें बढ़ता है। बच्चे बोलते हैं भाई आपने गलत लिख दिया, मूल्यह्रास मतलब तो कमी था, एप्रिसिएशन मतलब तो वृद्धि होता है। तो मूल्यह्रास में जो कमी है बेटा वो घरेलू मुद्रा की वैल्यू का गिरना, हम ये पढ़ते हैं, घरेलू मुद्रा की वैल्यू का गिरना ही मूल्यह्रास था, और घरेलू मुद्रा की वैल्यू का गिरना ही आपका वो भी था अवमूल्यन। एक सरकार कर रही थी, एक आपका क्या मांग का सप्लाई की पूर्ति जो शक्तियों के द्वारा हो रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे घरेलू जो करेंसी है ना वो गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, बट विनिमय दर बढ़ेगा। यहाँ विनिमय दर बढ़ लिखा हुआ है, देखना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें विनिमय दर बढ़ेगा क्योंकि घरेलू करेंसी गिर रही है तो विनिमय दर बढ़ेगा, इसमें घरेलू करेंसी बढ़ रही है तो विनिमय दर गिरेगा। क्लियर हो गया? जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या पे लिखा है, मान लो पहले एक यूएस डॉलर 80 रुपए का था, यानी एक डॉलर को लेने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ रहे थे, और अब एक डॉलर को देने का आपको 75 रुपए देना है। इसका मतलब आपका रुपया जो है मजबूत हो गया, आपका रुपया क्या है, मजबूत हो गया। तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज देखो ना 80 से 75 पे आ गया, यानी पहले 80 रुपए के हिसाब से चल रहा था, अब 75, तो फॉरेन एक्सचेंज तो गिर गया ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट तो गिर गया, तो विनिमय दर गिरता है इस केस में। यहाँ पे पहले मान के चलो, पहले आपको एक यूएस डॉलर के लिए आपको 75 रुपए देने पड़ रहे थे और अब आपको 81 देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है, तो इसका मतलब विनिमय दर तो बढ़ गया ना। देखो 75 से कितना हो गया, 81 हो गया, तो बढ़ गया, तो वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मुझे अब एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए कम रुपये देने पड़ रहे हैं, पहले 80 देना पड़ रहा था, अब 75 देने में काम चल जाता है। इसमें मुझे एक डॉलर को खरीदने के लिए अब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसलिए बोलते हैं कि इसमें विनिमय दर बढ़ रहा है, 75 से 81 हो गया। इसमें विनिमय दर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, पहले एक यूएस डॉलर 80 में मिल जाता था, अब 75 में मिल रहा है, तो विनिमय दर कम हो रहा है। ठीक है ना? और घरेलू करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे घरेलू करेंसी की वैल्यू गिर रही है। क्लियर ना? यानी घरेलू करेंसी की वैल्यू नहीं, इंडिया की रुपया गिर रहा है, तो रुपया गिर रहा है, इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे यूएस डॉलर खरीदने के लिए, तो ये बढ़ेगा, विनिमय दर बढ़ेगा। ठीक है ना? हमारी रुपया बहुत मजबूत हो रहा है तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका मतलब विनिमय दर हमारा घट जाएगा। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया होगा। ये कब होगा, देखो आपका रुपया मजबूत कब होगा, ठीक है ना, यह विदेशी विनिमय की पूर्ति जब क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, यानी बाहर वाली जो देश की जो करेंसी है, ठीक है, उसकी पूर्ति ज्यादा हो रही है, जब सप्लाई ज्यादा होगा तो कीमतें गिर जाती है मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? जब सप्लाई ज्यादा होता है तो कीमतें क्या हो जाती है बच्चे, गिर जाती है। ठीक है ना? यानी आपके बहुत सारा माल पड़ा है, खरीदने वाले जरा से हैं, तो भाई तक कम माल में भी तो, कम रुपए में भी तो बेच दोगे ना, तो वही है। अथवा या फिर ये केस हो सकता है कि मांग क्या हो गया, कम हो गया, यानी बाहर वाले देश की करेंसी कोई मांग ही नहीं कर रहा, तो कोई मांग नहीं कर रहा तो उसको अपने रेट कम करने पड़ेंगे ताकि उसका माल बिक जाए, यानी करेंसी निकल जाए। है ना? तो ये किस कारण हो सकता है, या तो पूर्ति में क्या हो जाए वृद्धि, या मांग में क्या हो जाए कमी, किसकी, विदेशी विनिमय की। और यहाँ पे कैसे होगा, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होगी, कम। अब विदेशी विनिमय की पूर्ति कम है, इसका मतलब क्या है, डॉलर की पूर्ति कम है, तो भाई साहब जब पूर्ति कम है तो बहुत ज्यादा महंगे रेट पे मिलेगी वो, तो डॉलर महंगा होता जा रहा है। ठीक है ना? या फिर ये बोल सकते हो कि मांग बढ़ रही है डॉलर की, तो मांग बढ़ेगी तो फिर दोबारा रेट हाई रहेंगे उसके। तो ध्यान देखना, पूर्ति में वृद्धि, मांग में कमी, और यहाँ पे है पूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पोर्शन। ठीक है, एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। इसमें विनिमय दर में गिरावट देखने को मिलेगी, इसमें विनिमय दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्लियर? यहाँ पे आपको कम रुपए देने पड़ेंगे, आप डॉलर खरीदने के लिए यहाँ पे आपको अधिक रुपए देने पड़ेंगे। पहले एक डॉलर 80 रुपए में मिल जाएगा आपको, यानी ये विनिमय दर था आपका, अब आपका एक डॉलर 75 में मिल जाएगा, इसका मतलब रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। यहाँ पे एक डॉलर 75 में मिल रहा था, अब एक डॉलर के लिए आपको 81 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका रुपया जो है कमजोर और डॉलर क्या है, मजबूत है। ध्यान से देखना, रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत है। यहाँ पे कौन है, डॉलर कमजोर हो रहा है, रुपया मजबूत होने लग गया है, क्योंकि आपको 75 रुपए में भी काम चल जा रहा है। ठीक है? तो आपको रुपया मजबूत हो रहा है इस केस में। आगे, इसमें विनिमय की पूर्ति में वृद्धि, विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? यानी ये डॉलर है, इसकी पूर्ति ज्यादा है इसलिए इसके रेट गिर रहे हैं, या इसकी मांग ही नहीं कर रहा कोई भी इसलिए इसके रेट गिर रहे हैं। यहाँ पे या तो उसकी पूर्ति कम है इसलिए इसके रेट बढ़ रहे हैं, या तो उसकी मांग ज्यादा हो रही है इसलिए इसके रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और इस चैप्टर को जो रेलेवेंट था वो मैंने करवा दिया है, खत्म करते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कोई पोर्शन जो कि आपके टीचर ने कराया है और आप चाहते हो कि मैं भी उसे कराऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है? मेरे हिसाब से मैंने आपको ज्यादा ही कराया है जहां तक है। ठीक है ना? तो अब मिलते हैं बजट में, बजट को फटाफट खत्म करके फिर हमारा थोड़ा सा इंडियन इको को जो 4 चैप्टर रहते हैं वो खत्म करेंगे। क्लियर है? तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।